हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड़, नीलकर नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे एक MSN का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अस्थमा के बारे में कि अस्थमा आपका होता क्या है। मोस्टली जो ये अस्थमा है इसको जो बनाने का ये रीज़न है कि ये जो BSc नर्सिंग जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जिनके MSN सब्जेक्ट है एंड आपका जो GNM सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल को देख रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस से उसका बहुत फ़ायदा हो सके या उसके जो एग्जामिनेशन जो पास आ रहे हैं जिन बच्चों के उन बच्चों का रिवीजन है वो आपका फास्टली तरीके से आपका हो सके। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ अस्थमा की तो अस्थमा को और क्या बोल सकते हो। अस्थमा पहले किसके अंदर पढ़ा जाता था? अस्थमा आपका पहले जो COPD थी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसके अंदर आपका पढ़ा जाता था। बट जो COPD होता था वो इरिवर्सिबल होता था, मतलब एक बार होने के बाद में उसके बहुत कम चांसेस होते हैं आपके ठीक होने के। बट जो अस्थमा होता है वो क्या होता है, अब रिवर्सिबल होता है, मतलब ये दवाई अगर आपने प्रॉपर तरीके से ली तो अस्थमा को ठीक किया जा सकता है। इसलिए अब अस्थमा को अपन COPD से बिल्कुल अलग पढ़ते हैं। तो मैं बात करूँ इसके दूसरे नाम की तो इसका दूसरा क्या नाम है आपका ROAD, इसकी शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपका रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर। अपन इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर। मतलब क्या होता है आपका जो एयरवे के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो मैंने अभी बताया था आपको ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वापस ठीक हो जाता है। इसलिए इस अस्थमा का दूसरा क्या नाम दिया गया है, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर दिया गया है। सेकंड बात मैं बात करूं कि जो अस्थमा होता है वो आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपका होता है। मतलब जो लंबे समय से अगर आपके कोई एलर्जी हो रही है किसके अंदर, एयरवे ट्रैक्ट के अंदर, उस एयरवे ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एलर्जी की वजह से क्या होगा आपका ब्रोंकोस्पाज्म होगा। अब जैसे ही आपका क्या होगा, एयरवे स्पाज्म करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बीमारी डेवलप होती है वो होती है आपकी अस्थमा। इसलिए अपन अस्थमा की डेफिनेशन के अंदर क्या देखेंगे कि इट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक डिसऑर्डर होता है किसका, मैंने अभी बताया था आपको ये किसका होता है आपका एयरवे का, ठीक है ना, रिजल्टिंग जिसकी वजह से बार बार रिवर्सिबल एपिसोड आते हैं आपके। जैसे आपके सप्ताह के अंदर आपके 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं, या आपके वीक के अंदर 3 से 6 भी आ सकते हैं, या आपके रोज ही अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, या आपके एक दिन के अंदर 2 या 3 से अटैक भी आपके आ सकते हैं। तो बार बार जो एपिसोड आते हैं किसके, ब्रोंकोस्पाज्म के, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही बार बार ब्रोंकोस्पाज्म हुआ उसकी वजह से आपका एयर फ्लो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बीमारी डेवलप होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा आप बोलोगे, ठीक है। तो अपन ने अस्थमा की डेफिनेशन देखा कि जो अस्थमा होती है वो आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक एयरवे आपका डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बार बार किसके एपिसोड आते हैं, आपके ब्रोंकोस्पाज्म के एपिसोड आते हैं, जिनकी वजह से जो आपका एयर फ्लो उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा आप उसको बोलते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको थोड़ा सा एक अस्थमा के बारे में बताऊं कि अस्थमा के अगर फुल फॉर्म के बारे में कि इसके अंदर होता क्या है, तो पहला आता है आपका अस्थमा के अंदर एलर्जेंस। ए से क्या बनता है आपका, एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब कॉजेज भी हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर भी आपके हो सकते हैं कि कोई भी आपका ऐसा एलर्जन जिससे आपको क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, या आपको वो जो एलर्जन है वो आपके अस्थमा के अटैक को क्या करे, ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब बढ़ावा देते हैं, है ना, समझे। तो वो अपन यहाँ पर ट्रिगर फैक्टर अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके ट्रिगर फैक्टर होते हैं या कोई भी एलर्जेंस जो अस्थमा के अटैक को आपको बढ़ावा देगा। तो पहला ए का मतलब क्या होता है आपका, एलर्जेंस। सेकंड में बात करूँ एस की, तो एस का मतलब होता है साउंड, कि आपके अस्थमा के अंदर किस प्रकार के साउंड आपको सुनाई देगा, जिससे आपको ये कंफर्म होगा कि इस मरीज को आपको अस्थमा है। तो मैं बात करूं अस्थमा के अंदर आपको व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। थर्ड में बात करता हूं आपकी
टी की, कि टी का मतलब क्या होता है, ट्रेवल इन ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्निया भी आप उसको बोलते हैं, कि जो सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्निया आप बोलोगे। तो ए का मतलब अपन ने देखा था एलर्जेंस, एस का मतलब देखा था साउंड लाइक, इसके अंदर बीजिंग साउंड आते हैं। नेक्स्ट ट्रेवल इन ब्रीथ, ट्रेवल इन ब्रीथ का मतलब सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। अब जैसे ही आपका क्या होगा, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब इस एयरवे के अंदर क्या आएगी, रुकावट आएगी, तो आपका जो लंग्स है वो क्या करेगा, हाइपर रेस्पॉन्स करेगा, मतलब जोर जोर से सांस लेगा, तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई देगा, टेकिपनिया भी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपका एच का मतलब क्या होगा, हाइपर रेस्पॉन्स एयरवे। नेक्स्ट आता है आपका एम, एम का मतलब मेड कफिंग, बहुत ज़्यादा क्या बनेगा, आपके मरीज को कफ बनता है, ठीक है ना। और आपका नेक्स्ट आता है ए, ए का मतलब होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग, ये जो एयरवे है आपका एयर फ्लो वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सिक्रेशंस की वजह से या आपका इन्फ्लामेशन की वजह से इडीमा होगा आपका एयरवे के अंदर, उस इडीमा की वजह से क्या होगा, इस एयर फ्लो के अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आपका आ जाता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा आप बोलोगे। तो अपन ने अभी इसके डेफिनेशन के बारे में देखा कि ये आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी या एलर्जन डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म होगा, उस स्पाज्म की वजह से क्या होगा, आपका एयरवे फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा आप बोलोगे। इसके बाद में अपन देखा था कि अस्थमा के बारे में, कि अगर मैं बात करूं अस्थमा के अंदर ही इसके नर्सिंग मैनेजमेंट छुपे हुए हैं। और आपका अस्थमा का क्या मतलब है, कोई भी एलर्जेंस, एलर्जेंस का मतलब कोई भी ट्रिगर फैक्टर आप उनको बोल सकते हो, जो आपकी बॉडी को क्या करेंगे, जो अस्थमा के जो अटैक आते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, मतलब उनको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एस, एस का मतलब साउंड, साउंड कैसे आते हैं अस्थमा के अंदर, तो अस्थमा के अंदर आपको व्हीजिंग लाइक साउंड आपको सुनाई देते हैं। नेक्स्ट आता है टी, टी का मतलब होता है ट्रेवल इन ब्रीथ, मतलब सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, तो इसके अंदर आपको डिज्निया भी आपको दिखाई। अब देखा, अब जैसे ही बॉडी क्या होगी आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो बॉडी क्या करेगी आपकी, तो लंग्स है वो हाइपर रेस्पॉन्स करेंगे, जोर जोर से सांस लेंगे, तो इसलिए इसके अंदर आपको टेकिपनिया भी आपको दिखाई देगा। एम का मतलब है आपका मेड इन कफिंग, मतलब अस्थमा के अंदर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कफ आएगा पेशेंट के, एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड आपका नैरोइंग आपके पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। तो ये अपन ने भी डिस्कस किया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर की, या मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से रिस्क फैक्टर या कॉजेज कौन कौन से होते हैं। तो मैं पहला बात करता हूँ आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अस्थमा को क्या देते हैं, आपके बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका एनवायरमेंटल, जिसके अंदर आती है आपकी डस्ट। डस्ट का मतलब जो आपकी धूल मिट्टी होती है, ये धूल मिट्टी क्या करेगी, बहुत मरीज आपके ऐसे होते हैं या कुछ पेशेंट्स आपके ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, आपका धूल से क्या होती है, एलर्जी होती है, तो वो जैसे ही धूप में गए तो उनको क्या होने लग जाता है, आपका जो अस्थमा होता है उसके सिम्टम्स आपको शो होने लग जाते हैं। इसके बाद आता है आपका पोलन्स, पोलन्स का मतलब कोई भी परागकण, परागकण मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको आपके सरसों होते हैं, उन सरसों के फूल से एलर्जी होती है, या किसी भी प्रकार के फूल है उनके जो परागकण होते हैं जो हवा में उड़ के आ सकते हैं, और जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर गए अस्थमा के तुरंत साइन सिम्टम्स उसके अंदर शो होने लग जाते हैं। तो कोई भी पॉलम्स है, कोई भी फ्यूम है, कोई भी धुआं वगैरह हो सकती है, या वेदर लाइक चेंजेस, जैसे ही मौसम चेंजेस होगा उनको अस्थमा के सिम्टम्स आना शो हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपके अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशनल फैक्टर, कि ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं या आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करते हो वहाँ पर भी आपको अस्थमा के अटैक आने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। तो पहला आता है आपका वुडन फैक्ट्री। अगर सपोज करो आपका कोई भी पेशेंट है ऐसा जो लकड़ी की फैक्ट्री है या प्लास्टिक फैक्ट्री है या आपकी मेटल फैक्ट्री है या आपकी शुगर मिल है, इनके अंदर अगर काम करता है
तो जैसे ही इनके अंदर काम करता है तो उसको क्या होगा, आपका हाइपोवेंटिलेशन होगा और उससे क्या होंगे आपके तुरंत जो अस्थमा के सिम्टम्स है वो आपके शो होने लग जाते हैं। तो सेकंड आता है आपके ऑक्यूपेशनल फैक्टर। नेक्स्ट आती है आपकी मेडिसिन्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो वो क्या करती है, आपकी जो अस्थमा होती है उसके सिम्टम्स है उसको क्या करती है, ट्रिगर करती है। तो उसके अंदर 3 मेडिसिन है मोस्टली, वैसे और भी है बहुत सारी, एस्प्रिन, आपकी आइबुप्रोफेन एंड आपकी बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट आती है आपकी एस्प्रिन, सेकंड आती है आपकी इबुप्रोफेन एंड थर्ड आती है आपकी बीटा ब्लॉकर। ये तीनों ड्रग्स होती है जो आपकी अस्थमा को क्या करती है, ट्रिगर करती है। ये अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर आता है आपका GERD एंड आपका स्टेट गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। जैसे ही आपके GERD के कंटेंट बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके यहाँ पर आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, या उसको ट्रिगर करते हैं। तो जैसे ही वो एसिड वगैरह इसको स्टिमुलेट करेगा तुरंत क्या होंगे, आपके जो अस्थमा है उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपका स्ट्रेस, जैसे ही मरीज आपका स्ट्रेस में जाता है उस कंडीशन से भी उस मरीज को अस्थमा के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड एडिटिव्स। जैसे अपन कोई भी खाना खाते हैं उसके ऊपर से अगर अपन कोई भी चीज़ मिलाते हैं फूड एडिटिव्स के तौर पे, तो एक होता है आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, आपका मैगी के अंदर पाया जाता है। क्या, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, अगर ये आपका कोई भी अस्थमा वाला मरीज है, अगर खाने के अंदर ये जो आपका एडिटिव्स है अगर ये ऐड कर देते हैं तो तुरंत वो क्या करता है, आपको उस मरीज को अस्थमा के साइन सिम्टम्स शो कर देता है। या आपके सल्फाइड्स, जो कोई भी मरीज है आपका बियर है, वाइन वगैरह अगर पीता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, अस्थमा के जो सिम्टम्स है वो शो हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, स्मोकिंग है, स्मोकिंग की आपका एक तरीके का रिस्क फैक्टर है जो कि आप किसको बढ़ावा देता है, आपको अस्थमा को आपका बढ़ावा देता है। अब अपन ने बात करी थी अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी इसके फुल फॉर्म के बारे में कि जो अस्थमा है इसको आप कैसे कैसे डिफाइन करोगे। नेक्स्ट अपन ने बात की थी ट्रिगर फैक्टर के बारे में। अगर मैं बात करूँ इन ट्रिगर फैक्टर को अगर एक साथ याद करना है तो इसके लिए ट्रिक है कि आपकी इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशन में PF कटता है। मतलब देखो कोई भी अपन व्यवसाय करते हैं उसके अंदर क्या करता है, अपना PF करता है। तो ऐसे याद करना कि एनवायरमेंट ऑक्यूपेशन में PF करता है। एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे, कोई भी डस्ट, पोलन, फ्यूम, वेदर लाइक चेंजेस वगैरह हो सकता है। ऑक्यूपेशन मतलब वुडन, प्लास्टिक, शुगर मिल, मेटल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। नेक्स्ट में मतलब आपका मेडिसिन आ गया कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको अस्थमा के सिम्टम्स को क्या करती है, बढ़ावा देती है। P मतलब आपका आ गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर, GERD एंड आपका स्ट्रेस। और F मतलब आएगा आपका फूड एडिटिव्स जो क्या करते हैं, अस्थमा के साइन सिम्टम्स को आपका बढ़ावा देते हैं। तो ये अपन ने अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखा। नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि अस्थमा कैसे कैसे होता है, जब तक आप इन ट्रिगर फैक्टर्स एंड इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अपन ने अभी डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अपन ने डेफिनेशन के अंदर क्या बताया था, डेफिनेशन के अंदर ये बोला था कि कोई भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपका किसके अंदर, आपका एयरवे के अंदर, जिससे क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। और जैसे ही ब्रोंकोस्पाज्म होगा आपका एयरवे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब रुकावट आ जाती है। उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, अस्थमा आपने बोला था। अस्थमा के वर्ड्स के बारे में अपने पढ़ा था। ए का मतलब पढ़ा था अपन ने एलर्जेंस, एस का मतलब साउंड आता है अपना बीजिंग साउंड, ट्रेवल इन ब्रीथ मतलब आपका डिज्निया होता है, एस मतलब अपन ने पढ़ा था अपन ने हाइपर रेस्पॉन्स होता है, एम का मतलब अपन ने क्या देखा था इसके अंदर,
एम का मतलब म्यूकस सिक्रेशन होता है, एंड आपका एयरवे के अंदर क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग आपका हो जाता है। इनके बारे में देखा था। इसके अलावा अपने देखे थे इसके ट्रिगर फैक्टर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि अस्थमा आपका होता कैसे है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ आपका, ये आपका लंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इस लंग्स के जो एयरवे है उसको क्या करेंगे, आपका कोई भी ट्रिगर फैक्टर मान लो। अस्थमा को क्या करने वाले, ट्रिगर फैक्टर, जो अपन ने पढ़ा था एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन में पीएफ करता है, ये अपन ने ट्रिक पढ़ा था। तो कोई भी आपका ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, या कोई भी एलर्जेंस हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, वो क्या करें आपके अस्थमा को जो बढ़ावा देते हैं, या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो पहले से ही आपको क्या करते हैं, हाइपर एलर्जिक रेस्पॉन्स आपका दिखाते हैं। जैसे डस्ट वगैरह कोई भी एनी चीज़ हो जो आपकी बॉडी को क्या करती है, हाइपर रेस्पॉन्स आपकी करवाती है, कि जैसे आप उस चीज़ के जैसे ही संपर्क में आए आपके तुरंत जो अस्थमा है उसके साइन सिम्टम्स आपका शो होने लग जाए, ठीक है। तो दो चीज़ें अपन ने देखी कि कोई भी ट्रिगर फैक्टर या आपका प्री डिस्पोजिंग जो भी फैक्टर है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या किए, इंसर्ट आपके किए, ठीक है। तो ये आपका कोई भी फैक्टर मान लो या कुछ भी आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, डस्ट मान लो, कोई भी पोलन मान लो, वो आपका एयरवे ट्रैक्ट के अंदर आया। अब जैसे ही इन्फेक्शन आपका होता है, तुरंत इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आती है आपकी, कौन सी हीमोग्लोबिन आती है आपकी, IgE आपका आती है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी IgE यहाँ पर आई, तुरंत आपकी जो मास्ट सेल होती है, कौन सी सेल आपकी, इम्यून सेल, ठीक है। इस इम्यून सेल के अंदर क्या हो जाती है आपकी, ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी, बाइंड आपका हो जाती है। जैसे ये मैं मानूँ आपकी IgE एंड ये मानूँ आपकी मैं मास्ट सेल, अब दोनों क्या हो गई आपकी, ऐसे दोनों क्या हो गई आपकी, ये आपकी बाइंड आपकी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी ट्रिगर फैक्टर मान लो या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कोई भी, वो आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही एंट्री किया, तो जैसे ही एंट्री किया तुरंत कौन आएगी आपकी, IgE आती है। जैसे IgE आई तुरंत आपकी इम्यून सेल के साथ में मिलकर बाइंड हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स आपका बना लेती है। अब जैसे ही आपके आपकी मास्ट सेल है, ये मीडिएट क्या रेस्पॉन्स करेंगे, आपके केमिकल मीडिएटर है वो आपका सीक्रेट करने लग जाते हैं। तो जैसे आपके क्या आने लग जाएंगे, यहाँ पर केमिकल मीडिएटर आपके आने लग जाते हैं। कौन कौन से केमिकल मीडिएटर है आपका, हिस्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज एंड आपका ल्यूकोट्राइएन, ये आपके क्या हैं, आपके केमिकल मीडिएटर है। तो जैसे ही आपके कोई भी ट्रिगर फैक्टर है या आपके कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे आपको जो बॉडी है हाइपर रेस्पॉन्स एलर्जी आपको दिखाती है, वो जैसे ही बॉडी के अंदर एंट्री किए तुरंत आपकी IgE आती है, एंड IgE जो इम्यून सेल है आपकी, जो मास्ट सेल है उसके साथ में मिलकर क्या हो जाती है आपकी, बाइंड आपका हो जाती है। अब वो जैसे ही आपके क्या हुए, बाइंड हुए, तो वो तुरंत क्या रिलीज करने लग जाएगी आपकी केमिकल जो मीडिएटर्स है, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज, ल्यूकोट्राइएन क्या होने लग जाते हैं, रिलीज आपके होने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपके ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, ये तुरंत आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स दिखाना आपका शो कर देते हैं, ठीक है। अपन ने अब तक क्या देखा, कोई भी ट्रिगर फैक्टर या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बॉडी में एंट्री किया, तुरंत आपकी IgE आई एंड आपके मास्ट सेल के साथ में मिलकर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, और तुरंत केमिकल मीडिएटर्स आपका सिक्रेट करना चालू कर देते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज, ल्यूकोट्राइएन। अब ये सारे मिलकर क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को आपका करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग के अंदर इसकी दो फेज होती है आपकी, अर्ली फेज एंड आपकी लेट फेज। कि अर्ली फेज कब होती है, कि तुरंत 30 से 60 मिनट के अंदर आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स करेगी, एंड लेट फेज के अंदर जो आपके 5 से 6 घंटे के अंदर आते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स आपकी करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आपकी जो लंग्स है, ठीक है ना, इसकी जो स्मूथ मसल्स है लंग्स की, वो क्या करने लग जाती है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट आपकी कर देती है। तो सबसे पहले क्या होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्शन होना आपके स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होगा, आपका ब्रोंकोस्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
पहली बात। सेकंड बात करूं मैं, आपकी जो म्यूकोजल है उसके अंदर क्या होगा, इडीमा होगा। अब ये म्यूकोजल क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी ये होने लग जाएगी, इडीमा होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ आपकी स्वेलिंग आना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्वेलिंग करता कौन है आपका, साइड स्टामाइन। स्टामाइन क्या करेगा, जो केमिकल मीडिएटर है वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका इन जो म्यूकोजल सेल्स है इनके अंदर इडेमा स्टार्ट कर देगा, एंड जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा मैं बात करूँ साइटोकाइनेज, ये साइटोकाइनेज क्या करेगा, यहाँ पर म्यूकस का जो सिक्रेशंस है वो आपका बढ़ा देता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ ये आपका साइटो, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका म्यूकस है उसका सिक्रेशंस बढ़ गया। अब जैसे ही आपका म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा, तुरंत आपका एयर फ्लो क्या हो गया, आपका ऑब्स्ट्रक्शन आपका हो गया, या क्या हो गया, आपका नैरोइंग आपका हो जाता है। आई बात समझ में। तो अपन ने क्या बोला कि कोई भी ट्रिगर फैक्टर बॉडी के अंदर एंट्री किया, आईजी मास सेल दोनों बाइंडिंग हो गई, एंड ये केमिकल मीडिएटर्स आपका सिक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे स्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज एंड आपका ल्यूकोट्राइन। अब जैसे ही ये सारे केमिकल मीडिएटर्स बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, तुरंत आपकी बॉडी क्या करेगी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। इन सब की वजह से सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर आपका ब्रोंकोस्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा, किसकी वजह से, आपका ल्यूकोट्राइन या आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। एंड आपको जो हिस्टामाइन होता है वो ये म्यूकोजल सेल्स है इनके अंदर क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, स्वेलिंग या इडीमा करना स्टार्ट कर देगा, जिससे जैसे इडीमा होगा ये जो आपका एयरवे है ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, एंड जो साइटोकाइनेज है वो भी आपका म्यूकस का सिक्रेशन से उसको बढ़ा देता है। तो कंप्लीटली जब कोई बहुत कम पार्ट बचता है आपका, नहीं तो ये क्या हो जाता है, आपका पूरा नैरोइंग आपका हो जाता है। अब जैसे ही आपका क्या हुआ, ये नैरो हुआ, नैरो होने के बाद में आपका क्या होगा, आपका हाइपोक्सिया होगा। अब जैसे ही आपका क्या हुआ, एयरवे फ्लो नैरो हुआ तो आपको हाइपोक्सिया होने लग जाता है। हाइपोक्सिया मतलब जो आपके टिश्यूज़ होते हैं या कोई भी सेल होती है उसको अच्छे से क्या नहीं मिलेगी, आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर हाइपोक्सिया होगा। और जैसे ही हाइपोक्सीमिया होगा, तुरंत आपकी बॉडी के अंदर अस्थमा के साइन सिम्टम्स आना अराइज आपके हो जाते हैं। तो हाइपोक्सिया के बाद में क्या होगा, अस्थमा साइन सिम्टम्स आपके स्टार्ट होना लग जाते हैं। तो ये अपन ने क्या देखी अभी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अपन बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अपन ने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या देखा कि कोई भी ट्रिगर फैक्टर है या आपका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, ये जैसे ही बॉडी के अंदर एंट्री किया तुरंत आईजीई आपका रिलीज होगा, एंड वो मास्टर सेल के साथ में मिलकर क्या कर लेते हैं, दोनों बाइंड हो जाते हैं। अब जैसे ही दोनों बाइंड होंगे, आपका केमिकल मीडिएटर्स आपका सिक्रेट करने लग जाते हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज, आपका ल्यूकोट्राइन। अब जैसे ही ये केमिकल मीडिएटर सीक्रेट होंगे, तुरंत आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आना आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर भी आपके दो फेज आती है, आपकी अर्ली फेज रेस्पॉन्स, इसके अंदर आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्टामिन होगा, एंड आपका म्यूकस सिक्रेशंस आपका होगा। अगर मैं बात करूं अब लेट फेज के बारे में, तो 5 से 6 घंटे बाद क्या होगा, धीरे धीरे जैसे इन्फेक्शंस बढ़ेगा तो आपके बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड आपके न्यूट्रोफिल्स क्या होने लग जाती है, यहाँ पर जमा होने आपके लग जाती है। मतलब आप इनके अंदर इनफिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका इन्फ्लामेशन होगा, एंड आपकी बॉडी क्या करेगी, हाइपर रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपका मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन एंड नैरोइंग होगा एयरवे, इनकी वजह से हाइपोक्सिया होगा और आपका अस्थमा के साइन सिम्टम्स आना अराइज हो जाते हैं। अब आप इस पैथोफिजियोलॉजी को अगर आपके नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हो तो सबसे पहले लिखना आपको ट्रिगर फैक्टर एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपका आईजीई एंड जो आपकी इम्यून सेल्स है
वो रेस्पॉन्स स्टार्ट करेगी एंड आपका रिलीज होगा केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके बाद में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होगा। इसके बाद में अपन ने 2 फेज के अंदर बांटा, अर्ली फेज एंड आपका लेट फेज। अर्ली फेज के अंदर आपका क्या होगा, जो मसल्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ब्रोंकोस्पाज्म होगा एंड आपका म्यूकोजल एडिमा होगा हिस्टामिन की वजह से एंड म्यूकस सिक्रेशन होगा साइटोकाइनेज की वजह से। इधर मैं बात करूँ लेट फेज के अंदर तो इन्फिल्ट्रेशन होगा आपका बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड आपका न्यूट्रोफिल का, इन्फ्लामेशन होगा एंड हाइपर रेस्पॉन्स होगा। इन दोनों की वजह से नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे हुआ, एरो बना के हाइपोक्सिया होगा एंड एरो बना के अस्थमा के साइन सिम्टम्स आना अराइज हो जाते हैं। ये अपन ने डिस्कस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अपन अब डिस्कस करते हैं अपन साइन सिम्टम्स के बारे में। अपन लोग अस्थमा पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपन ने डेफिनेशन देखी। मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। डेफिनेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था, इसके अंदर क्या होता है आपका सीवियर रेस्पिरेटरी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है, जिसके अंदर क्या होता है आपका ब्रोंकोस्पाज्म के साथ में क्या होगा आपका प्रोडक्टिव स्पुटम, या यहाँ पर क्या हो जाता है आपके सीक्रेशंस बढ़ने की वजह से या यहाँ पर एडिमा या स्वेलिंग आने की वजह से जो एयरवे फ्लो है वो क्या हो जाता है आपका रुक जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, अस्थमा बोला था। इसके बाद में अस्थमा पढ़ने के बाद में अपन ने देखे थे इसके क्या नाम है, ट्रिगर फैक्टर। क्या देखे थे अपन ने, ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर के अंदर अपने एक ट्रिक से पढ़ा था कि ये देखा था कि इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशन में पीएफ घटता है। ये अपनी ट्रिक थी ट्रिगर फैक्टर की, जिसके अंदर अपन ने ये देखा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, पोलन हो गए, ठीक है ना, कोई भी एनिमल डेंचर्स हो गए आपके। इसके बाद में अपन ने देखा था ऑक्यूपेशन फैक्टर, जिसके अंदर वुडन फैक्ट्री हो गई आपकी, कोई भी प्लास्टिक फैक्ट्री हो गई, कोई भी शुगर मिल हो गई। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो सकता है, एकदम से हाइपर सेंसिटिव आपके हो सकता है। मैं अपन ने मेडिसिन पढ़ी थी जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था एस्प्रिन पढ़ी थी, आइबुप्रोफेन पढ़ी थी एंड आपकी बीटा ब्लॉकर्स पढ़ी थी। नेक्स्ट अपन ने देखा था पी का मतलब अपन पढ़ा था फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है आपका जीईआरडी, कि जीईआरडी के अंदर भी हो सकता है। एंड अपन ने देखा था स्ट्रेस, कि स्ट्रेस भी क्या कर सकती है, कोई इंसान के जो अस्थमा के सिम्टम्स है उनको हाइपर आपका कर सकती है। इसके बाद था आपका एफ मतलब फूड एडिटिव्स, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मोस्टली आपका जो मैगी है उसके अंदर आपका पाया जाता है। तो ये आपका जो फूड एडिटिव्स है वो भी क्या करवा सकता है, एकदम आपके जो सिम्टम्स है उनको हाइपर करवा सकता है। नेक्स्ट अपन ने इसके बाद में ये देखा था पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी तो मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करवाई दे, कि कोई भी आपका एंटीजन या एलर्जन बॉडी के अंदर एंट्री किया तुरंत आईजीई आएगी। जैसे ही आईजीई आई तुरंत वो इम्यून सेल मास्ट सेल के पास जाएगी, दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। हिस्टामिन हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, साइटोकाइनेज हुआ, ये आपके किए। अब जैसे ही ये होंगे तो ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट आपका करवा देंगे। फिर आपकी 2 फेज आती है, अर्ली फेज एंड आपकी लेट फेज। अर्ली फेज के अंदर क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस होगा एंड स्वेलिंग आएगी एंड आपका क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, ठीक है ना। जो साइटोकाइनेज तो म्यूकस का सिक्रेशन करवा रहा था, और आपका क्या नाम है, सॉरी हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करवा था, स्वेलिंग करवा रहा था, और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रोंकोस्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन करवा था। अब जैसे ही सब लोग आपका ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, स्पाज्म हुआ, म्यूकस का सिक्रेशंस हुआ, स्वेलिंग आई, इन सब की वजह से नैरोइंग होगा। जैसे ही नैरोइंग हुआ तुरंत हाइपोक्सिया होगा एंड हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, आपका अस्थमा के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अपन ने यहाँ तक अभी तक पढ़ा था। इसके बाद में अब अपन देखते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में या आपका जीएनएम सेकेंड ईयर में या आपका सेमेस्टर वाइज के अंदर अगर आपका स्टडी करता है तो वो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस टॉपिक्स के लिए, इसके अलावा हमारी रेगुलर क्लासेस
जैसे पीडियाट्रिक्स की है, आपकी फंडामेंटल की है, इसके अलावा और भी जैसे फार्मा की है, रेगुलर क्लासेस डाल दी जाती है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब अपन देखते हैं आज से साइन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अस्थमा के क्लासिकल साइन सिम्टम्स कौन से होते हैं, कि जिनको देखकर आपको ये पता लगेगा कि इस पेशेंट के अंदर आपका अस्थमा प्रेजेंट है। तो मोस्टली 3 ऐसे क्लासिकल साइन होते हैं। कफ सबसे पहले क्या आएगा, आपका प्रोडक्टिव कफ है वो आपका इसके अंदर आता है। कफ जैसे ही आएगा, जब आपका ब्रोंको स्पाज्म होगा तो मरीज को क्या होगा, डिस्निया होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका व्हीजिंग साउंड, ये अस्थमा के अंदर आपका दिखाई देता है। तो ये तीनों आपके कौन से साइन है, आपके क्लासिकल साइन है, ठीक है ना। व्हीजिंग साउंड जैसे गलगल की सी आवाज आना, डिस्निया एंड आपका कफ CDW, ये आपके अस्थमा के क्लासिकल साइन है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी, तो जैसे ही ब्रोंको स्पाज्म होगा आपके मरीज को ब्रीथलेस है, मतलब सांस नहीं ली जाएगी, जैसे सांस छोड़ के आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका उस मरीज के अंदर स्वेटिंग दिखाई देगा। स्वेटिंग क्यों दिखाई देगी, यहाँ क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो जैसे ही इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे ही कोई भी पेशेंट है उसका अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर क्या दिखाई देगी, स्वेटिंग आपकी दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन ने क्या बोला, ब्रीथलेसनेस या डिस्निया, इन दोनों की वजह से मरीज क्या हुआ, यूज ऑफ असेसरी मसल, जो ये मसल्स होती है आपकी स्टर्नोक्लोइडल जो मसल्स होती है ये, और जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है, इन दोनों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। जब जोर शोर से लेगा तो एब्डोमेन की मसल्स भी आएगी, और जो स्टर्नोक्लोइडल जो मसल्स है इनका क्या करेगा, यूज करेगा, क्योंकि जोर जोर से वो सांस देगा। तो इसके अंदर क्या दिखाई देगा कि आपका जो मरीज है वो क्या कर रहा है, जो असेसरी मसल्स है जो आपके सांस लेने में मदद करती है, उन मसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यूज करने लग जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नीली आपकी पड़ जाती है। क्यों पड़ती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर क्या होता है, नैरोइंग होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो अच्छे से कोई भी सेल है या टिश्यू के पास क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन आपकी नहीं पहुंचेगी। तो जैसे ही कोई भी सेल या टिश्यू के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका धीरे धीरे वो स्किन है या वो क्या होती जाती है, आपकी ब्लूइश आपकी होती जाएगी। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं और क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे। अब देखो, आप लोग बोलोगे सर ये सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इसको तो ब्रीथ नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेटरी कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आपको स्टार्टिंग में अगर मैं भूखा रखता हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक मैंने आपको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हो, बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए, फिर लगातार नहीं मिलता है तो फिर आप धीरे धीरे डाउन हो जाते हो। यही आपके बॉडी के सिस्टम है कि जैसे शौक के अंदर भी देखा जाए, अगर जब तक आपके ऑर्गन्स को क्या नहीं मिलता, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे, जोर जोर से काम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या मिले, उनको सप्लाई मिलने के चांस हो। बट शौक इतना ज़्यादा है कि ब्लडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि उस ऑर्गन को क्या नहीं मिल पा रहा, ब्लड आपका नहीं मिल पा रहा, तो धीरे धीरे वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर तो वो हाइपर ही आपको दिखाई देंगे। तो बात करूँ यहाँ पर भी, अब आपके बॉडी के अंदर क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन है नहीं, तो आपका लंग्स भी क्या करेगा, जोर जोर से काम करेगा, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज आपका हो जाती है। तो आपको क्या दिखाई देगा, टेकिपनिया आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अब आपके जो हार्ट है उसको भी अच्छे से प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वो भी क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को जोर जोर से बढ़ाता है। तो इस वजह से भी हार्ट के अंदर आपको टेकीकार्डिया आपको दिखाई
देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पल्स। अब जैसे ही टेकिकार्डिया होगा तो पल्स क्या होगी आपकी रिपीट दिखाई देगी जोर जोर से, बट वो पल्स कैसी होगी, कमजोर होती है। ठीक है ना, जोर जोर से तो आएगी बट जितना प्रॉपर आना चाहिए उतना नहीं आएगी, तुरंत क्या हो जाएगी, स्किप मार जाती है। ठीक है ना, तो पल्स आपकी या तो वीक फील होगी या बहुत ज़्यादा रिपीट फील होगी तुरंत। तो ये अपन ने क्या देखे, कुछ अस्थमा के साइन है जो आपके इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया क्लासिकल साइन आपके CDW, कफ, डिस्निया एंड आपका व्हीजिंग साउंड, जो आपका क्या है, तीनों क्लासिकल साइन है। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस, नेक्स्ट आपका स्वेटिंग बढ़ेगी, जो आपका मरीज है वो असेसरी मसल्स का यूज लेगा। नेक्स्ट आपका साइनोसिस दिखाई देगा, टेकिपनिया दिखाई देगा, टेकिकार्डिया दिखाई देगा, पल्स आपकी वीक है, आपकी रैपिड पल्स फील आपका होती है। ठीक है, तो ये अपन ने अभी तक देखा क्लासिक साइन के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैटेगरी के बारे में कि कितने टाइप्स की आपकी कैटेगरी होती है। तो मोस्टली मैं बात करूं तो आपकी 4 टाइप्स की आपकी अस्थमा के अंदर कैटेगरी आपको दिखाई देगी। फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है आपका कि जो अस्थमा के जो अटैक आते हैं, ठीक है ना, जो अस्थमा के जो अटैक आते हैं वो वीक में 2 या 2 से कम आएंगे। क्या आते हैं, 2 या 2 से कम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना, ये आपके 7 दिन है। तो 7 दिन के अंदर अगर मैं बात करूं कि अस्थमा के जो एपिसोड है, एक तो आ गया आपको मंडे को, ट्यूसडे को नहीं आया, वेडनेसडे को नहीं आया, आपका थर्सडे को आ गया और इनको नहीं आया। तो अस्थमा के अटैक 7 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर 2 ही बार आए। जब मैं बात करूं यहाँ पर नहीं आए मंडे को, ओनली थर्सडे को आए। तो 2 या 2 से कम अगर आपके अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट अस्थमा। आया बात समझ है? इंटरमिटेंट का मतलब जब आपके अस्थमा के अटैक 2 या 2 से कम आते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट आप बोलोगे। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं अगले की, तो नेक्स्ट आता है आपका माइल्ड कैटेगरी के अंदर। जब अस्थमा के अटैक आपके 3 या 6 तक आ रहे हैं, 3 से 6 तक आपके क्या आ रहे हैं, अस्थमा के अटैक आपके आ रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड कैटेगरी के अंदर आप उसको डालो। जैसे देखो 3 मंडे को आ गया, वेडनेसडे को आ गया, थर्सडे को आ गया, इसके बाद में सैटरडे को आ गया, 1 2 3 4 अटैक आ गए, या संडे को आ गया, 5 आ गए, ट्यूसडे को नहीं आया और फ्राइडे को नहीं आया। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को 3 या 6 तक आपके आ रहे हैं, मतलब एक दिन तो आपको छोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, कोई सा भी दिन छोड़ दो। तो 3 या 6 तक अटैक उसके आ रहे हैं अस्थमा के, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, माइल्ड कैटेगरी के अंदर अपन उस पेशेंट को डालते हैं। अगर मैं बात करूं आपका कि 1 एपिसोड पर डे, अगर 1 एपिसोड आपका पर डे आ रहा है, मतलब रोज ही क्या आ रहे हैं, अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, रोज कंटिन्यू। ऐसा कोई सा भी दिन आपका 7 दिन के अंदर नहीं जा रहा है जिस दिन आपके पेशेंट को अस्थमा का अटैक नहीं आ रहा। अगर उसके रोज कंटिन्यूअस आपके अस्थमा के अटैक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आप उस मरीज को डालोगे। आगे बात समझिए। तो 3 अपन ने देखे इंटरमिटेंट, अगर 2 या 2 से कम आपके मरीज को अटैक आ रहे हैं, अगर आपके मरीज को 3 या 6 अटैक आ रहे हैं 1 वीक के अंदर, तो उसको अपन माइल्ड बोलेंगे। और अगर पर डे अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट अस्थमा आप बोलोगे। अब नेक्स्ट आता है आपका सीवियर, कि सीवियर आप कौन से मरीज को डालोगे।
देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड आपका संडे। अब मैं बात करूं मोर देन 1 एपिसोड, पर डे, एक दिन में एक से ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं। जैसे मंडे को आपके एक दिन के अंदर ही 2 अटैक आ गए, फिर ट्यूसडे के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए, फिर वापस 2 आ गए, फिर वापस 3 आ गए, फिर वापस 3 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर आपके 3 आ गए। तो ऐसे अगर आपका एक दिन के अंदर ही आपके एक से ज़्यादा अटैक आ रहा है, उस पेशेंट को अपन किसके अंदर डालते हैं, सीवियर कैटेगरी के अंदर आप उनको डालोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अपन ने इसकी कैटेगरी देखी और अपन ने इसके साइन सिम्टम देखे, ठीक है ना। कफ, डिज्नी, विजिंग कफ, ये तो याद हो ही गए होंगे। इसके बाद अपन ने देखा 4 कैटेगरी के बारे में। पहला देखा अपन ने इंटरमिटेंट के अपन ने क्या देखा कि अगर आपका 2 या 2 से कम एपिसोड आ रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, या उस मरीज को अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर डालते हैं, इंटरमिटेंट के अंदर। अगर आपके 3 या 6 आ रहे हैं तो उसको अपन डालेंगे माइल्ड के अंदर। और अगर आपका पर डे एपिसोड आ रहा है एक रोज, उसको अपन मॉडरेट डालेंगे। और एक दिन के अंदर 1 से अधिक एपिसोड आ रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सीवियर अस्थमैटिक अटैक आप उनको बोलोगे। तो आप जब तक साइन सिम्टम एंड आपका कैटेगरीज को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि अस्थमा के कौन कौन से डायग्नोसिस आप कर सकते हो। तो पहला आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले उस जो आपके सामने आपका जो मरीज़ आता है, उस मरीज़ के बारे में आपको सब चीज़ें जाननी है, क्या करता है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। भाई ऐसे एनवायरनमेंट तो नहीं है कि वहाँ पर उसको जो एलर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, या ऐसी जगह रहता हो जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो उसको बार बार क्या आ रहे हैं, अस्थमा के अटैक आ रहे हैं। तो ऐसी सारी कंडीशंस जो अपने ट्रिगर फैक्टर देखे थे, उन सारे ट्रिगर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको आपके मरीज की हिस्ट्री कलेक्शन आपका करना है, या उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में ये देखना है कि पहले कोई फैमिली के अंदर किसी को अस्थमा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद में उसका आप फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करोगे कि जो जो साइन सिम्टम्स आप अस्थमा के अंदर देखते हो, कि उसका वीजिंग साउंड तो उसके नहीं आ रहा, कितना सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कितना प्रोडक्टिव कफ आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको जैसे ही आपका मरीज आपके सामने आता है, इन सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि सारा हिस्ट्री आपने देख लिया, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करके देख लिया। अब जैसे ही आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसको पता लगा कि भाई उसके वीजिंग साउंड वगैरह आते हैं, देखा चेक करके, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई इसको अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा अपन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्लड की रिपोर्ट आएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ही ब्लड टेस्ट आएगी आपको क्या ज़्यादा दिखाई देगा, इओसिनोफिल्स वगैरह आपको क्या दिखाई देगी, ब्लड रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब WBC वगैरह ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा क्या ज़्यादा निकलेगी आपकी, इंक्रीज IgE, जो आपकी एंटीबॉडीज है वो भी ब्लड के अंदर क्या दिखाई देगी, आपको ज़्यादा दिखाई देगी। क्यों? मैंने पहले ही बोला था पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जेंस एंट्री किया, तुरंत उसके रेस्पॉन्स में क्या आती है, IgE सबसे पहले इन्फ्लेमेशन के अंदर आपका बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट के अंदर इओसिनोफिल आपका, ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड आपका IgE एंटीबॉडीज़ वगैरह आपको ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पुटम टेस्ट। आप स्पुटम कल्चर करा के भी देख सकते हो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से टाइप का एलर्जेंस है, किससे ज़्यादा एलर्जी होती है। नेक्स्ट आता है आपका ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस है, जिससे आप क्या करवा सकते हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में आप पता करवा सकते हो कि कितना ज़्यादा उसके अंदर एसिड बन रहा है, या CO2 कितनी ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट आता है आपका मेथाकोलिन चैलेंजिंग टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अस्थमा के अंदर, जो आपका एम्स वगैरह के अंदर पूछा जाता है कंपटीशन। मेथाकोलिन क्या होती है, एक ड्रग होती है
जो आपके मरीज को इनहेलेशन करके आपको दी जाती है। इनहेलेशन मतलब आपने दी, उसको वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर गया। अब ये ड्रग जो होती है वो अस्थमा के जो अटैक होते हैं उनको क्या करती है, साइन सिम्टम्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाती है। तो आपके मरीज को अस्थमा चेक करना है कि इसके अंदर अस्थमा के अटैक आते हैं या नहीं आते। तो आप क्या करोगे, जो मेथाकोलिन जो ड्रग होती है वो आप बॉडी के इनहेलेशन थ्रू एंट्री करवाए। अब जैसे ही मेथाकोलिन बॉडी के अंदर गई, तुरंत ये क्या करती है, आपका बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपका करती है। अब देखो, अब जैसे ही आपके ड्रग लंग्स के अंदर एंट्री करी, तो जैसे ही ये ड्रग आपके लंग्स के अंदर एंट्री करेगी, ये यहाँ क्या करवाएगी, आपका बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना आपका स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ही बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपका स्टार्ट होगा, तुरंत आपके मरीज के अस्थमा के सिम्टम्स आना स्टार्ट आपके हो जाते हैं। इससे आप क्या कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो मरीज है उसको रियली अस्थमा है और उसको अस्थमा के अटैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन अस्थमा के अंदर मेथाकोलिन चैलेंजिंग टेस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट, ये ड्रग आपकी इनहेलेशन रूप में ली जाती है। सेकंड, ये ड्रग क्या करती है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के अस्थमा के सिम्टम्स को क्या करती है, बढ़ाने का काम आपका करती है। तो क्वेश्चन पूछे मेथाकोलिन टेस्ट आपका क्या करता है, तो आपको आंसर देना है ये क्या करवाती है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन आपका करवाती है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT। तो ये भी आप क्या कर सकते हो कि आपका जो लंग्स है वो कितना काम आपका कर रहा है। तो अपन देखते हैं फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम, कि आप फोर्स के साथ कितनी वॉल्यूम बाहर निकाल पा रहे हो। तो ठीक है, एकदम से अपन फोर्स करते हैं, 1 सेकंड के अंदर आप इसको देखोगे कितना, 4 लीटर के अंदर आप निकाल दिए। ठीक है, एंड आपकी यही आपकी F का मतलब क्या है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो आपकी 5 लीटर है। आपने 100 से गुना किया तो आपके आए 80%, जो यहाँ तक क्या है आपका नॉर्मल माना जाता है कि ठीक है, नॉर्मल रेशियो 80 होना चाहिए। जो आपकी फोर्स्ड एक्सपायर्ड वॉल्यूम एंड आपकी फोर्स्ड आपकी वाइटल कैपेसिटी जो आपने देखा 1 सेकेंड के अंदर, वो आई आपकी 80%। इसका मतलब आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से नॉर्मली काम कर रहे हैं। अगर ये रेशियो डाउन होता है, एक्सपायर्ड मतलब आप एयर नहीं निकाल पा रहे हो बाहर, अब यहाँ से क्या नहीं निकल रही, एयर निकल रही, मतलब फोर्स एक्सपायर्ड जो वॉल्यूम है वो क्या आ रहा है आपका, डिक्रीज आ रहा है। अब ये अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी वाइटल जो कैपेसिटी है ये भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, बॉडी के अंदर CO2 तो है नहीं, CO2 बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो क्या होगी, आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या नहीं हो पाएगी, बाहर है वो आपकी नहीं निकल पाती है। अब सपोज करो ये बाहर नहीं निकली, अगर तो क्या होगा, आपका 80% से रेशियो किस पर गिरेगा, 60 से 80% पर। अगर आपका PFT टेस्ट आपने चेक किया और उसके अंदर अगर आपका रेशियो दोनों का 60 to 80% आ रहा है, तो इसका मतलब आपके मरीज को मॉडरेट अस्थमा है, मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा अस्थमा के सिम्टम्स उसको दिखाई देंगे या उसके प्रेजेंट है। अगर यही आपका अगर लेस देन 60% आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है या बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, या आपकी जो मसल या यहाँ पर आपकी जो आपकी म्यूकोजल सेल्स वगैरह है उनके अंदर बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको जो इसका रेशियो है आपका FEB एंड आपका FVC का वो 60% से कम आ रहा है। तो इसका मतलब आपके मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। तुरंत आपको जो भी आपकी डॉक्टर्स है, जो भी आपको करना है वो आपको जल्दी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अपन ने देखा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री के बारे में। ब्लड टेस्ट के अंदर आपने देखा कि आपको इओसिनोफिल्स, IgE वगैरह आपको क्या होगी, WBC वगैरह बढ़ी हुई मिलेगी इन्फेक्शन की वजह से। स्पुटम टेस्ट आपने करवा लिया, ABG एनालिसिस आपने करवा लिया जिसके अंदर एसिडोसिस वगैरह, CO2 की मात्रा वगैरह पता लग जाएगी। नेक्स्ट आपने करवाया मेथाकोलिन चैलेंजिंग टेस्ट। मेथाकोलिन के अंदर मैंने बताया था कि ये ड्रग होती है जो अपनी इनहेलेशन फॉर्म के अंदर आपको ली जाती है और इसके अंदर क्या होता है, ये बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम आपका करती है। जैसे ही आपकी ये लंग्स के अंदर गई, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, तुरंत आपको अस्थमा के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में।
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीक फ्लो मीटर के बारे में। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर फूंक मारते हैं तो यहाँ पर हरा, आपका येलो एंड आपका रेड तीनों क्या रहते हैं, इंडिकेटर आपके प्रेजेंट आपके रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑटो कैलकुलेट मशीन रहती है, ठीक है ना, ऑटो कैलकुलेट डिवाइस होती है। पीक फ्लो मीटर जो अपन ऐसे मुंह में अंदर प्रेशर से डालते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी आपकी रहती है, ऑटो कैलकुलेट डिवाइस रहती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एम्स या कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो पीक फ्लो मीटर होता है उसका यूज कब करते हैं। तो ध्यान रखना, जो पीक फ्लो मीटर होता है इसका यूज़ हमेशा अर्ली मॉर्निंग में आपको किया जाता है, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट देता है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। जैसे आप 5 बजे उठे, 6 बजे उठ के बिना दवाई लिए आप क्या करो, पहले पीक फ्लो मीटर आप चेक कर लो। अब जैसे ही आप पीक फ्लो मीटर चेक करोगे, पहले सपोज हो, ठीक है ना, तो अगर आपका ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब आपका मरीज क्या है, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अगर वो इंडिकेटर येलो आ रहा है तो इसका मतलब आपके मरीज की कंडीशन माइल्ड टू मॉडरेट है, और अगर वहाँ रेड इंडिकेटर आ रहा है इसका मतलब आपके मरीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा आपकी सीवियर है। आगे बात समझे। तो पीक फ्लो मीटर के 3 चीज़ें ध्यान, ये नॉर्मल चीज़ें ध्यान रखनी है बस। ऑटो कैलकुलेटर आपकी ये डिवाइस होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, जब भी आप इसको मॉनिटर करोगे वो अर्ली मॉर्निंग आपको मॉनिटर करना है। ग्रीन आ रहा है तो नॉर्मल है, येलो आ रहा है तो आपका माइल्ड टू मॉडरेट, रेड आ रहा था आपका सीवियर। जैसे ट्रैफिक लाइट है, ग्रीन हो जाती है तो नॉर्मल अपन चल देते हैं, येलो होती है अपन रुक जाते हैं कि हाँ भाई आगे एक्सीडेंट हो सकता है कुछ भी, और रेड है तो बिल्कुल स्टॉप आपको हो जाना है, स्पीड कम कर देनी है बिल्कुल, इसका मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपकी गैस होती है, जब आपकी सेल्स के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन इंजरी होती है, उस टाइम ये गैस क्या होती है आपकी रिलीज आपका होती है। तो आप ये देखा कि जैसे एयर के अंदर आपने चेक किया कि आपकी बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए मैं बात करूँ, नॉर्मल आपका लेस देन 25 ppb, मतलब आपकी पार्शियल पर बिलियन, कि अपन बिलियंस के अंदर इसके सारे इंडिकेटर आते हैं चेक करने के लिए। आपने देखा 25 से कम आ रही है, लेस देन, तो इसका मतलब आपके मरीज नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर यही आपकी मोर देन 50 आ रही है, 50 से ज़्यादा आ रही है ppm पर बिलियन के अंदर, 50 से ज़्यादा इसकी मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब आपके मरीज को क्या है, अस्थमा के कंडीशन है। आपको तुरंत आपके मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या बेस्ट डॉक्टर के पास जाके आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको स्टार्ट कर देना। अपन ने क्या देखा अब तक डायग्नोसिस के बारे में, ओनली जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनको तो ओनली नाम ही वहाँ पर लिख देना। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, एबीजी एनालिसिस, मैथाकोलिन चैलेंजिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में, पीक फ्लो मीटर के बारे में बता दिया। मेन क्वेश्चन ऑटो कैलकुलेटेड मशीन होती है, और अर्ली मॉर्निंग मेडिसिन लेने से पहले आपको इसको चेक करना है। ग्रीन नॉर्मल है, येलो माइल्ड टू मॉडरेट, रेड का मतलब सीवियर कंडीशन है। अगर फिर अपन ने पढ़ा नाइट्रिक ऑक्साइड, इट रिलीज इन द रेस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इंजरी इन्फ्लामेशन, जब कोई भी टिश्यू के अंदर इंजरी इन्फ्लामेशन हो जाती है तब रिलीज होती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अपन चेक करते हैं 25 से कम है ppb, इसका मतलब नॉर्मल है, और लेस अगर मोर देन 50 आ रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का रेशियो, तो इसका मतलब आपके मरीज को अस्थमा के साइन सिम्टम प्रेजेंट है, या मरीज के अंदर अस्थमा प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप डायग्नोसिस है उसको नोट डाउन कर लो। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कि आपका अस्थमा का क्या क्या आपका मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैनेजमेंट के अंदर प्रिवेंशन की, कि अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर कोई भी मरीज है उसको अस्थमा है तो आपको क्या क्या प्रिवेंशन उसका ध्यान रखना है। कि प्रिवेंशन का मतलब उसको होने से रोकना, या उसके सिम्टम्स को ज़्यादा ना हो उससे रोकना। नॉर्मली प्रिवेंशन का मतलब तो ये माना जाता है कि कोई भी बीमारी है उसको होने से पहले ही रोक देना। तो आपको क्या करना है, मास्क यूज़ करना है, क्या करना है, मास्क, जिससे कोई भी एलर्जेंस वगैरह एंट्री करके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको ये एंट्री ना करे, या आपके जो भी ट्रिगर फैक्टर मैंने आपको बताए।
जो भी ट्रिगर फैक्टर बचा है उनको अपन को क्या करना है, आपको अवॉइड कैसे करना है या उनके बारे में आपको बताना है कि कैसे कैसे ट्रिगर फैक्टर है जो आपको ट्रिगर आपको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपके मरीज को आपको बताना है। तो नॉर्मल 2 प्रिवेंशन है, इनको तो आप नॉर्मल भी समझ सकते हो। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल के बारे में। तो ध्यान रखना, अस्थमा के अंदर अपन 2 तरीके के ड्रग यूज कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एंड आपका लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। अगर कोई अस्थमा के सिम्टम्स एकदम से आ जाते हैं तो उसको तुरंत आपको एक्शन करवाना है, तो उसके लिए अपन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एंड आपका धीरे धीरे जो ड्रग चली रही है उसके लिए अपन आप लॉन्ग एक्टिंग ड्रग आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपका शॉर्ट एक्टिंग के बारे में। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपकी 2 तरह की ड्रग्स आपकी यूज ली जाती है, सावा एंड आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। सावा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेटर। बीटा एगोनिस्ट क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है, उसको रोकने के लिए उसका जो एंटागोनिस्ट अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना, उस ड्रग होती है आपकी सावा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसके अंदर आपके 2 एग्जांपल आते हैं, आपके साल्बुटामोल एंड आपका टर्ब्यूटालिन। 2 एग्जांपल इसके आपके आते हैं, साल्बुटामोल एंड आपका टर्ब्यूटालिन। याद करना है शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एस और आपका टी आ रहा है, इधर आपका साल्बुटामोल एंड आपका टर्ब्यूटालिन। अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर आपको याद करना है कि शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन सी ड्रग आपकी आती है, तो शॉर्ट के अंदर एस आता है मतलब साल्बुटामोल एंड टी आ रहा है, इसका मतलब आपका टर्ब्यूटालिन। दोनों ड्रग कौन सी होती है आपकी, शॉर्ट एक्टिंग होती है। अगर मैं इनका मोड ऑफ एक्शन की बात करूं तो इन दोनों का ड्रग का क्या है मोड ऑफ एक्शन, ब्रोंकोडायलेटर। ये ड्रग क्या करती है, आपका जो ब्रोंकल से जो आपका क्या हो गए कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, उनको क्या करती है, डायलेट करने का काम आपका करती है। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। नेक्स्ट आती है आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम करती है। उसके अपोजिट मतलब आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेटर करने का काम करेगा। इस ड्रग का भी अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एक्शन तो सेम टू सेम आपका ब्रोंकोडायलेटर करने का काम ये ड्रग आपका करती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका एग्जाम्पल के। तो इसके एग्जाम्पल है आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड आपका थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड आपका थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो देखो इसके अंदर भी आपके 2 चीज़ें आती है, अगर इसको भी लॉन्ग टर्म याद करना है तो TI एंटी, ठीक है ना, क्या आ रहा है आपका TI थियोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर शॉर्ट से बना आपका साल्बुटामोल एंड आपका टर्ब्यूटालिन एंड यहाँ पर एंटी टी का बना आपका थियोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड आई का बना आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। आई बात समझ। तो ये देखो लॉन्ग टर्म याद करने के लिए है कि आपका एंटी कोलिनर्जिक कौन सी है, इप्राट्रोपियम आपका थियोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड शॉर्ट एक्टिंग आपका कौन सी है। तो ये तो आती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में। अगर इनकी मैकेनिज्म या इनका अगर इनको डीप पढ़ना है तो सर से मैं जो रेडियो सिस्टम उसके करके चैनल पर क्या करवा दे, बट हम एजेंट इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अपन MSN पढ़ रहे हैं तो हमको यही पता होना चाहिए कौन सी ड्रग आप दे रहे हो, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसके अलावा डीप नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। अपन ने अभी डिस्कस की थी शॉर्ट एक्टिंग के ड्रग जो आपकी सावा हो गई एंड आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आपकी हो गई। अब नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के बारे में। तो लॉन्ग एक्टिंग आपके 3 टाइप की होती है, आपकी सावा, ठीक है ना, लावा है, नोट सावा, लावा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, एक आपकी है मिथाइल जैंथिन एंड आपकी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो
इसके अंदर आपके दो ड्रग आती है, आपकी साल्मेट्रोल एंड आपकी फॉर्मेट्रोल। मेट्रो क्या होती है, आपकी लंबी होती है, इसलिए इसको हमेशा याद रखने के लिए साल्मेट्रोल एंड आपका फॉर्मेट्रोल आपकी कौन सी होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग आपकी होती है। नेक्स्ट आती है आपकी मिथाइल जैंथिन के बारे में। काम सबका MOA, मोड ऑफ एक्शन सबका सेम है, ब्रोंको डायलेटर करने का काम ये आपका करते हैं। नेक्स्ट आता है मिथाइल जैंथिन, जिसके अंदर पहला आता है एमाइलोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड आपका डॉक्सीफाइलिन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके थियोफाइलिन के बारे में, जो ये आपका एनक्लेक्स के अंदर क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आप किसी मरीज को थियोफाइलिन दे रहे हो तो क्या करती है, तो ये क्या करती है, आपकी एयरवे है उसको रिलैक्स करने का काम करती है, एंड आपका क्या करती है, डिज्निया को कम करने का काम करती है, एंड इसके बाद में जो मसल्स होती है आपकी स्मूथ मसल्स, उसको आपका रिलैक्स करने का काम आपका करती है। कौन करती, सभी है, बट थियोफाइलिन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं स्पेसिफिक थियोफाइलिन के बारे में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन और बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आपकी आती है बेक्लोमेथासिन, प्रेडनिसोन एंड आपकी प्रेडनिसोलोन। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आप कोई भी पेशेंट है उसको आप स्टेरॉइड्स प्रोवाइड करवा रहे हो, तो जैसे ही आप स्टेरॉइड्स प्रोवाइड करवाते हो उसका जो मोस्ट जो साइड इफेक्ट होता है वो आपका होता है मूड स्विंग या आपका मूड चेंजेस। क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या होती है, इसके बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, एक तरीके से आदत से लग जाती है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस अपन बोलते हैं वो हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको क्या करते हो, एकदम से छोड़ते हो, तो एकदम से माइंड को हो जाता है आपका स्विंग होने स्टार्ट आपका हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब कोई भी मरीज आपका अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है तो इस स्टेरॉइड्स को स्लो आपको क्या करनी है, बंद करनी है। कभी भी एकदम से आपको स्टेरॉइड्स आपको बंद नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी IgE इनहिबिटर। क्यों, आपने देखा कि जैसे इन्फ्लामेशन होगा आपका IgE आएगी, वो मास्ट सेल के साथ में क्या होगी, कंबाइन होती है, तो तुरंत क्या करती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखा के अस्थमा के सिम्टम्स है वो आपका शो करने लग जाती है। तो अपन को क्या करना है, उस IgE इनहिबिटर को ही रोक देना है। तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है ओमली जुबाम। जो ओमली जुबाम होती है वो आपकी कौन सी वाली ड्रग होती है, आपकी ये IgE इनहिबिटर होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ओमली जुबाम है, उसका अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करूं तो ये होता है आपका रेड स्वेलन लिप्स। ये क्या करवा देती है, रेड स्वेलन लिप्स करवा देती है। एंड मोस्ट एक और होता है इसका इच, ये क्या करवाती है, जैसे ही आप दोगे तो बॉडी के अंदर खुजली आपका चलने लग जाती है। तो आपका IgE इनहिबिटर के अंदर आता है ओमली जुबाम। इसके जो मोस्ट साइड इफेक्ट होते हैं दो, रेड स्वेलन लिप्स एंड आपका इचिंग आपका करवाती है। नेक्स्ट आती है आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर की। जो इम्यून सेल, जो मास्ट सेल, उसको स्टेबलाइज रखना है, ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होने देना है। तो उसका एग्जाम्पल आता है आपका कीटोफेन, कि आप उसके लिए क्या दे सकते हो, कीटोफेन आपको आपके मरीज को दे सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी ल्यूकोटेरिन सिंथेज इनहिबिटर के अंदर आती है आपकी जेल्यूटोन। जो जेल्यूटोन होती है, जहाँ पे क्या होती है, ल्यूकोटेरिन सिंथेज इनहिबिटर होता है। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है लीवर डैमेज। ये क्या करती है ड्रग, आपका लीवर डैमेज करने का काम आपका करती है। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये आपका सिंथेज इनहिबिटर है, सिंथेसिस नहीं होने देगी, एंड आपका रिसेप्टर ब्लॉकर, उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी जो ल्यूकोटेरिन को रिसीव कर रहे हैं। उसके अंदर आती है आपकी मोंटेल्यूकास्ट एंड आपकी जाफरी लुकास। जैसे छींक वगैरह आती है, बहुत जोर से एलर्जिक रिएक्शन आता है, उन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ल्यूकोटेरिन आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये ड्रग अपन ने पढ़ी अस्थमा के बारे में। एक पढ़ी शॉर्ट एक्टिंग, उसके अंदर सावा एंड आपका एंटीकोलिनर्जिक पढ़ी, एंड आपका लॉन्ग एक्टिंग के अंदर 3 ड्रग पढ़ी। इसके अलावा IgE इनहिबिटर्स, मास्ट सेल सिंथेस, ल्यूकोटेरिन सिंथेस एंड आपका ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर के बारे में अपन ने देखा। अब एक छोटा सा आपके क्वेश्चन आता है नॉर्मली, कि मैं बात करूँ सबके साइड इफेक्ट, एक तरीके से साइड इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, कि जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डिक्रीज पोटेशियम लेवल। ये क्या करता है, पोटेशियम को लेवल को कम करवा देता है, मतलब हाइपोकैलेमिया आपका
करवाती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप आपके मरीज को ब्रोंकोडायलेटर्स आप देते हो तो उसके साथ में आपको एडिशनल उसको पोटेशियम भी देना पड़ेगा। एडिशनल आपको पोटेशियम भी उसके साथ में देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपकी जो ब्रोंकोडायलेटर होती है वो क्या करती है, पोटेशियम को लेवल को क्या करती है, कम करती है। इसलिए आपका, अगर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, एंटीडोट ऑफ हाइपरकैलेमिया, कि जो हाइपरकैलेमिया हो जाता है, अगर उसके एंटीडोट की बात करूं तो सोडा बाइकार्ब आप उसके अंदर दे सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीडोट हाइपरकैलेमिया के। अगर पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आप क्या दे सकते हो, सोडा बाइकार्ब दे सकते हो, या सबसे अच्छा जो आता है कैल्शियम ग्लूटामेट आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अस्टेलिन नेबुलाइजेशन, ये अस्थमा के लिए अपन जो नेबुलाइज करते हैं मरीज को, मतलब ब्रोंकोडायलेटर से ड्रग, वो भी क्या बन सकता है आपका हाइपरकैलेमिया के लिए एंटीडोट बन सकता है, या उसको रोकना। क्यों एंटीडोट? क्योंकि अस्टेलिन नेबुलाइजेशन क्या करवाएगा, पोटेशियम को लेवल को क्या करवाता है, डाउन करवाता है। ठीक है ना। इसके अलावा पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए कैक्सिलेट एनीमा वगैरह आप दे सकते हो। कैक्सिलेट एनीमा आप दे सकते हो, जो पोटेशियम को क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालने का काम आपका करता है। तो सोडा बाइकार्ब, कैल्शियम ग्लूटामेट एंड अस्टेलिन नेबुलाइजेशन, ये अपन एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं और साइड इफेक्ट की बात करूं, एक तो डिक्रीज हो गया आपका पोटेशियम का लेवल, इसके अलावा आपके मरीज को सीजर्स आ सकते हैं, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये आपका हो सकता है, इसके अलावा पाल्पिटेशन हो सकता है, इसके अलावा आपका टेकिकार्डिया हो सकता है, ये नॉर्मल। इसके अलावा आपका हेडेक भी हो सकता है। ठीक है ना, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। बट मोस्ट आपका जो कॉमन है वो है आपका हाइपोकैलेमिया, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये अपन ने देखा अभी ड्रग्स के बारे में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि आपकी अस्थमा के नर्सिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट अपन यहाँ देखेंगे, जो अपन अस्थमा से ही इसको अपन डिफाइन कर देंगे। देखो, एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बताना भूल गया, कि जो आपका मिथाइल जैंथिन है, जो ये जैंथिन होता है ये आपका नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो जैसे ही आप जैंथिन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, ये कन्वर्ट होकर आपका यूरिक एसिड के अंदर भी फॉर्म आपका हो जाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा तो ये क्या करवा सकता है, आपको गाउट या गाउट अर्थराइटिस आपके मरीज को करवा सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप मिथाइल जैंथिन, थियोफाइलिन, अमाइलोफाइलिन ड्रग दे रहे हो तो आपके मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लूइड है वो आपको पिलाना है, जिससे आपके मरीज को गाउट से क्या हो सके, थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, अपन उसको आप रोक सकते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, ए का मतलब है आपका एडमिनिस्टर O2। आपको क्या एडमिनिस्टर करना है, आपका मरीज को ऑक्सीजन आपको देनी है। इसके अलावा एस का मतलब होता है स्टे विद क्लाइंट। जब कोई भी अस्थमा का मरीज है तो आपको हमेशा आपके मरीज के साथ में ही रहना है, क्यों कब उसको अस्थमा के अटैक आ जाए ये पता नहीं है, तो आपको हमेशा आपके मरीज के साथ में ही रहना है। टी का मतलब है आपका ट्रेस स्किन कलर। ट्रेस स्किन कलर, क्यों आपको मरीज को क्या हो रहा था, साइनोसिस हो रहा था, तो ब्लू डिस्कलरेशन हो रहा था, तो आपको क्या करना है, स्किन कलर देखते रहना है। अगर ज़्यादा साइनोसिस की कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आपके मरीज को हो रहा है। तो एज ए नर्स आपको ये चेक करके रहना। एज की मैं बात करूँ तो उसको कौन सी पोजिशन देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे। जैसे ही हाई फाउलर पोजीशन 90 डिग्री पे आप उसको करोगे तो लंग्स जितने ज़्यादा एक्सपेंड रहेंगे उतनी ज़्यादा एयर बहुत अच्छे से आपके बॉडी के अंदर एंट्री करेगी। एम का मतलब आप क्या बोल सकते हो, मॉनिटर ब्रीथ साउंड।
मॉनिटर ब्रीथ साउंड आपको चेक करना है कि व्हीजिंग साउंड वगैरह तो उसको नहीं आ रहे। ए का मतलब एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स एंड आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको आपके मरीज को देते रहना। इसके अलावा भी न्यूट्रिशनल स्टेटस आप चेक कर सकते हो आपके मरीज का, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये आता है कि जब आपका कोई भी मरीज है उसको अपन 2 ड्रग देने हैं एक साथ, आपकी ब्रोंकोडायलेटर्स एंड आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर आप उनको एक साथ दे रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी ड्रग आप अपने मरीज को प्रोवाइड करवाओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले आपको ब्रोंकोडायलेटर देना है, उसके बाद में स्टेरॉइड देना है। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या करना है, वहाँ की मसल्स वगैरह को डायलेट करना है। तो जैसे ही वो आपका एयरवे डायलेट हुआ, जैसे ही आप ड्रग दोगे तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली लंग्स के पास में आपका पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अपन ने डिस्कस किया आज अस्थमा के बारे में, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। अस्थमा के जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए इनको आप नोट डाउन कर सकते हो आपके एग्जाम के पर्पज़ से। अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ।